हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में हमारे यूनिट चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स और आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है और सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे और डीपीपी मिलेंगे। साथ ही साथ आपके लिए बीटेक फर्स्ट ईयर का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे। सभी कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो वो स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। लास्ट लेक्चर में हमने दो टाइप की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहां पर हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स जो ये हमारा टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। एक्चुअल में यहां पर हम पार्टिकल के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके देखेंगे तो आपको लगभग हर पेपर के अंदर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन दिखाई देगा। या तो वो डेरिवेशन होगा या न्यूमेरिकल होगा या दोनों ही होंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। डेरिवेशन भी आसान है और इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो भी आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। सबसे पहले तो हम यहां पर एक पार्टिकल को कंसीडर कर लेंगे जिसका मास कितना है, m है। और ये जो पार्टिकल है ध्यान दीजिएगा, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस बिटवीन टू रिजिड वॉल a एंड b। यहां पर हमने दो रिजिड वॉल को लिया है। एक्चुअल में यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हमारे पास जो यहां पर वन डायमेंशनल बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स है इसके लिए हम एक्चुअल में दो रिजिड वॉल लेंगे। किस तरीके से लेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं यहां पर दो रिजिड वॉल्स को लूंगा और किस तरीके से लेंगे ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। यहां पर सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। अब यहां पर मुझे क्या करना है, दो रिजिड वॉल्स लेनी है बिटवीन टू रिजिड वॉल्स ए एंड बी। तो यहां पर मैं दो रिजिड वॉल्स ले लेता हूं। मान लीजिए एक रिजिड वॉल्स हमारी ये है ए और दूसरी रिजिड वॉल हमारे पास, एक रिजिड वॉल और लेनी है मुझे, तो दूसरी रिजिड वॉल को मैं यहां पर ले लेता हूं। ये लीजिए, ये दो हमारे पास रिजिड वॉल्स हैं और इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। इन दोनों ही रिजिड वॉल्स की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है। ये ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट लेंथ है। तो कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस बिटवीन टू रिजिड वॉल्स a एंड b। तो एक का नाम रख देते हैं a और एक का नाम रख देते हैं b। तो ये मान लेते हैं हमारे पास a है और इसको मान लेते हैं ये b है। एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। अब देखो ये क्या x एक्सिस है, तो यहां पर अगर ये x एक्सिस है तो ये हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 पर है एक रिजिड वॉल, x इक्वल टू 0 मतलब ये y एक्सिस होगी। और दूसरी जो वॉल है हमारे पास वो x इक्वल टू l पर है। तो यहां पर हमने मान लिया x इक्वल टू l। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और इस y एक्सिस के ऊपर ही हमने फर्स्ट रिजिड वॉल को लिया है जिसका नाम है a और दूसरी रिजिड वॉल हमारे पास क्या है, b है ना। द पार्टिकल इज फ्री टू मूव बिटवीन द वॉल्स। अब देखिए जो पार्टिकल है, अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने दो वॉल्स ली हैं इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है। बात समझ रहे हो, ये जो लेंथ है इन दोनों की क्या है, इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये दोनों वॉल्स कहां तक जा रही हैं, इन्फिनिटी तक। क्लियर है। चलिए, अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इन दोनों वॉल्स के बीच में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है इन दोनों वॉल्स के बीच में। और यहां पर जो पार्टिकल का जो मोशन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। इसीलिए इसको कहा जाता है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। देखिए पार्टिकल के लिए क्या बन गया, बॉक्स बन गया। अब क्योंकि पार्टिकल केवल एक्स डायरेक्शन में ही मोशन कर सकता है इसलिए ये कैसा बॉक्स हो गया, वन डायमेंशनल बॉक्स।
तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पार्टिकल है वो फ्री है मूव करने के लिए, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्या है, फ्री है। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। और यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल वी से। लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था, हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया था। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, तो इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होगी। बात समझ में आ गई? जीरो क्यों होगी? क्योंकि पार्टिकल क्या है, फ्री है, और फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, जो एक्स की वैल्यू है, देखिए जो पार्टिकल है वो एक्स ग्रेटर देन जीरो से लेस देन एल के बीच में ही मोशन कर सकता है। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो जीरो और एल के बीच में है, जीरो और एल के बीच में है। क्योंकि ये जो बॉक्स है इसकी लेंथ कितनी होगी, एल होगी, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एल पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से एल तक वेरी करेगी, जीरो और एल के बीच में रहेगी। चलिए, और यहां पर अगर मैं बात करूं वेव फंक्शन की, साई की, देखिए अगर पार्टिकल मोशन में है, अगर पार्टिकल मोशन में है तो यहां पर जो हमारा साई होता है, दैट इज साई क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में साई को पढ़ा था, वेव फंक्शन है ये। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी। सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल मोशन में है तो पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएटेड होगी, तो साई की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। अब थोड़ा सा इस बॉक्स के बाहर चलते हैं, देखिए इस बॉक्स के थोड़ा सा बाहर चलते हैं, और यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए पार्टिकल की, कितनी एनर्जी होनी चाहिए पार्टिकल की इसके लेफ्ट साइड पे, है ना? तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, क्या इधर पार्टिकल है? नहीं है, इधर पार्टिकल नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, और यहां पर भी पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, इनफाइनाइट। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं इस साइड में एक्स की वैल्यू क्या है, तो इस साइड में एक्स की वैल्यू है जीरो। देखिए वैसे हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के आएंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर, और अगर मैं बात करूं यहां पर वेव फंक्शन की साई की, तो साई की वैल्यू यहां पर होगी जीरो। क्यों होगी जीरो? क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है यहां पर, तो वेव कहां से फॉर्म होगी, है ना? चलिए, यहां पर अगर मैं बात करूं एक्स की, तो ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एल होगी, और अगर मैं बात करूं वेव फंक्शन साई की, तो इसकी वैल्यू अगेन क्या होगी, जीरो होगी। तो मुझे लगता है ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये डेरिवेशन करने के लिए आता है ना, अब ये डेरिवेशन एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बाद में चल के सब बताऊंगा। फिलहाल अभी हम इस डेरिवेशन पे फोकस करते हैं, और इस डेरिवेशन की हेल्प से हम यहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड करेंगे, पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड करेंगे, और पार्टिकल की जो एनर्जी होगी उसी को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और बहुत ही आसान डेरिवेशन है। तो ये तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ना। अब अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी को, अगर इस पोटेंशियल फंक्शन को मैं लिखूं तो देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर मैथमेटिकली हम इस पोटेंशियल फंक्शन को एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी की ही बात हो रही है ना? तो इस डायग्राम को देख के आप पोटेंशियल फंक्शन को मैथमेटिकली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहां पर पोटेंशियल फंक्शन मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x क्यों लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। x का क्या है, फंक्शन है, तो इसलिए हमने इसको vx लिखा, वरना हम केवल v भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से। देखिए पोटेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू वो जीरो है, कब? जब x की वैल्यू जीरो और l के बीच में है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी कब? जब x की वैल्यू जीरो से l के बीच में होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो यही तो लिखा है यहां पर, देखो जब x जीरो से l के बीच में है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, वही लिखा मैंने। अच्छा, अब यहां पर आगे चलते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है। कब है इनफाइनाइट? देखो पोटेंशियल एनर्जी दो बार इनफाइनाइट हो रही है, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन l है।
तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं x ग्रेटर देन 0, सॉरी x, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन l है तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इनफाइनाइट है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने पोटेंशियल फंक्शन को लिख दिया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। अब इसके बाद क्या करना है, जैसा कि हमने यहां पर हेडिंग में भी लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये डेरिवेशन एप्लीकेशन है या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स किसकी एप्लीकेशन है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो हम यहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे और उसको यूज करके यहां पर हम पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड करेंगे। और आपको मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में वैसे ही काम करती हैं जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट using Schrodinger time independent wave equation for one dimension, तो सबसे पहले तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद होनी चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट भी और टाइम डिपेंडेंट भी। यहां पर हम यूज किसका कर रहे हैं? टाइम इंडिपेंडेंट का। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है, इसको डेरिवेशन भी हमने किया, डेल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू में 0। ये हमारी होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। बोलो बात समझ में आ रही है? दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन और टाइम इंडिपेंडेंट है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने शायद नहीं बताई आपको, कोई बात नहीं, यहां देखिए जरा। हमने जब इस डेरिवेशन को स्टार्ट किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वाले को, है ना, तो हमने जब डेरिवेशन स्टार्ट किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो आपको याद होगा वहां पर जो ये साई फंक्शन होता था, ये दो वेरिएबल का फंक्शन होता था, एक्स का और टी का। इसलिए हमने यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव किया था। क्या किया था? पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, लास्ट में जाके हमने टाइम को क्या कर दिया था? एलिमिनेट कर दिया था। इस इक्वेशन के अंदर टाइम कहीं नहीं आ रहा है। क्या इसके अंदर टाइम आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन को देख के आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि यहां पर साई केवल एक्स का फंक्शन है, टी का फंक्शन नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताइए, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ भी चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं, अगर फंक्शन केवल एक ही वेरिएबल का है तो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन की जगह पर अब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो मैंने लिखा है, अब मैं यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। तो यहीं पर इसको हम लिख लेंगे नेक्स्ट पेज में चल के। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। यहां पर मैं लिख देता हूं और, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं और। तो इस इक्वेशन को देखो हम और कैसे लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, बाद में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर डेल की जगह डी क्यों लिख दिया। इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साई केवल x का फंक्शन है, t का फंक्शन अब नहीं है क्योंकि इसके अंदर t नहीं आ रहा है। चलिए प्लस 2m, बाकी तो सब सेम रहेगा, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर e माइनस वी और साई इक्वल टू में 0। अब इसके बाद यहां पर जरा ध्यान से देखो, हमारे पास पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की हम बात कर रहे हैं और यहां पर साफ साफ लिखा है कि पार्टिकल इज फ्री टू मूव, यानी कि पार्टिकल कैसा है? फ्री है। और ये बात तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अगर पार्टिकल फ्री होता है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है।
कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, तो आपको लिखना आना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिखवाया था, फिर से लिखवा रहा हूं, फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री पार्टिकल। अब जरा ध्यान देंगे, फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल का मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो यहां से v हट जाएगा, और देखिए हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो आएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी स्क्वायर साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई, और यहां पर साई इक्वल टू में जीरो। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, यहां पर जो ये वाली क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमें क्या करना है, इसको के स्क्वायर के इक्वल मानना है। क्यों मानना है? एक्चुअल में इस क्वांटिटी की जगह पर हम एक दूसरा कांस्टेंट रख रहे हैं, के स्क्वायर। के स्क्वायर ही क्यों रख रहे हैं, के क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि के स्क्वायर रखने से कैलकुलेशन आसान होगी, इसलिए हम इसकी जगह पर के स्क्वायर को पुट करेंगे। तो यहां पर पुट 2me अपॉन 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेंगे क्योंकि इसका यूज करेंगे आगे चल करके, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर इसके प्लेस पर मैं अब पुट करने जा रहा हूं के स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, और इसकी जगह पर अगर आप के स्क्वायर लिख देंगे तो के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम यूज करेंगे आगे। क्लियर है? देखिए, अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में है ना, देखिए अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में, हालांकि अभी आप सेमेस्टर 2 में हैं, लेकिन अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं, तो आपके लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन पता होगा, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है ना। जब आप मैथमेटिक्स 2 पढ़ते हैं तो पहली यूनिट में स्टार्टिंग में ही आप सबसे पहले आप इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। इस टाइप की बहुत सारी इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी। तो हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो मुझे मालूम है कि सभी स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना आता होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 लाइन का है। लेकिन फिर भी अगर आपको आता भी है तो भी आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो आप चाहे सेमेस्टर 1 में हो या 2 में हो, आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। और डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। और जो सेकंड सेमेस्टर में अगर वो ये सोच रहे हैं कि कैसे लिखा जाएगा इसका सॉल्यूशन, तो भाई ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसका CF निकाल दो, पीआई इसका 0 होगा, CF निकालोगे और जो CF होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पीआई तो 0 है। चलिए, लेकिन फिर भी आपको करना नहीं है, बस मैं आपको जस्ट बता दिया। देखिए, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहां पर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन अब इस इक्वेशन का मैं यहां पर जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 2। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ध्यान दीजिएगा, देखिए सीधे आपको याद करना है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा साई इक्वल टू, देखो अगर आप इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो वहां पर हम जनरली कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, C1 और C2, लेकिन यहां पर हम कांस्टेंट C1 C2 ना यूज करके A और B को यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो C1 C2 भी यूज कर सकते हैं। तो A cos kx प्लस B sin kx, ये इसका सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिए, सॉल्यूशन तो आ गया, अब क्या करेंगे, अब हमें बाउंड्री कंडीशन का यूज करके यहां पर जो ये दो कांस्टेंट लिखे हैं A और B, इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है, नाउ
तो अब हम यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर दो बाउंड्री कंडीशन है। देखो, एक बाउंड्री कंडीशन तो ये कि x इक्वल टू 0 पर साई क्या होगा, 0 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, साई की वैल्यू इनके बीच में नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर भी 0 है, x इक्वल टू l पर भी 0 है। तो यहां पर हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। मैं यहां पर पहली वाली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, और पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर साई की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 पर साई की वैल्यू 0 है, और इसको पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो आप इसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, x इक्वल टू 0 साई इक्वल टू कितना है, सॉरी x इक्वल टू 0 साई इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, देखो कितना आएगा, साई की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। a cos x, x हमारा 0 है, x क्या हमारा 0 है, तो ये cos 0 बन जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो ये cos 0 बन जाएगा जो कि 1 होता है। और यहां पर क्योंकि हमारे पास देखिए यहां पर b sin x है, तो यहां पर जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो sin 0 0 बन जाएगा, यानी कि वो पार्ट 0 बचेगा। तो यहां से मेरे पास क्या बच जाता है, यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है 0। बोलो बात समझ में आ गई। तो मेरे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू तो आ चुकी है, और वो हमारे पास आ गई है 0। क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, a मेरे पास 0 आ गया। अगर मैं इस a को इक्वेशन नंबर 3 में उठा के पुट कर दूं, 3 में उठा करके पुट कर दूं, तो देखिए क्या आएगा, नाउ पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इसको अगर मैं पुट करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा साई इक्वल टू a को 0 पुट करना है, तो ये मुझे मिलेगा b साइन kx। बोलो बात समझ में आ गई, b साइन kx। और ये जो आपको यहां पर मिला है, इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 4, और इसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन। अभी इसको आगे चल के और यहाँ पर जो k की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4, और यही हमारे पास आइगन फंक्शन है। बस हमें क्या करना है, इसमें b और k को कैलकुलेट करके पुट करना है वापस। तो मुझे लगता है यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। यहां तक पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। चलिए अब देखिए आगे, इसके बाद हमें क्या करना है। देखिए यहां पर ये जो आपके पास आया है, दिस इज नोन एज आइगन फंक्शन, इसी को हम आइगन फंक्शन कहते हैं, है ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। अब क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके बाद हमें सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है। तो नाउ अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन, है ना, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अब यहां पर मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने जा रहा हूं, और उसको अप्लाई करने के देखिए आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। एट x इक्वल टू एल, एट x इक्वल टू एल साई इक्वल टू 0। देखो अगेन, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो साई फिर से 0 होगा। देखिए क्यों होगा, डायग्राम को देखते हैं ध्यान से। देखो x इक्वल टू 0 पर भी साई 0 था, x इक्वल टू एल पर भी साई 0 है। हमें फिर से इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करना है ना। हमें इक्वेशन नंबर कहां पुट करना है, 3 में। तो अब यहां पर देखिए साई को 0 पुट करेंगे, साई को हम पुट करेंगे 0 इक्वल टू, ध्यान दीजिए 0 इक्वल टू, और x की जगह एल पुट करना है, जहां जहां x है वहां एल पुट करना है। देखिए यहां पर आप ऐसा करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने यहां पर a cos x cos kx और b sin x लिखा,
आप ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख सकते हैं, वो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट साई को इस तरह से याद रख लेते हैं, ए साइन के एक्स और यहाँ पर आ रहा है बी साइन के एक्स। तो अगर आपको बी में कोई दिक्कत नहीं तो आप बी में रहने दीजिए, और आप चाहते हैं यहाँ पर ए आ जाए तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाला भी ठीक था, ये भी ठीक है, बस उससे अंतर क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे तो ये क्वांटिटी 0 और ये क्वांटिटी b आ जाएगी, तो यहाँ पर इतना अंतर आएगा कि ये b प्लस 0 आएगा और यहां से आपको वैल्यू मिलेगी b की, किसकी वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी 0। आप उसके बाद b को पुट कर देंगे, है ना, b को जब आप 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो a साइन के एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर b की जगह a आ जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली स्टूडेंट के दिमाग में ये ज्यादा रहता है याद, a साइन के एक्स। बाकी आप b में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब मैं यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन 2 पुट कर रहा था, तो अब इसमें अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं, यहाँ पर x की जगह 0, देखिए x की जगह सॉरी साई की जगह 0 और x की जगह l, तो ये हो जाएगा साइन के एल। तो a, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, a साइन के एल प्लस, अब देखो सेकेंड पार्ट b cos के एल, लेकिन b तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0, तो देखो अगर b 0 तो पूरी क्वांटिटी 0, तो यहां से आप 0 पुट कर दीजिए, तो यहां से आपके पास देखो क्या आ जाएगा, इसको मैं लेफ्ट में लिख लेता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिला, a साइन के एल इक्वल टू में 0, ये मुझे यहां से मिल जाता है ना, a साइन के एल इक्वल टू में 0। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को तो समझ में आ गया होगा कि इसके बाद क्या करना है, लेकिन जिनको नहीं आया मैं बता देता हूं। देखो यहां पर दो क्वांटिटी है, एक a और एक साइन के एल, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 है। तो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब दो में से कम एक 0 हो। तो इसका मतलब या तो a 0 है या साइन के एल 0 है। अब कौन 0 होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या a 0 हो सकता है, पहले a को चेक करते हैं, क्या a 0 हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि b ऑलरेडी 0 हो चुका है। अगर k भी 0 सॉरी b ऑलरेडी 0 हो चुका है, अगर a भी 0 हो गया तो साई 0 आ जाएगा, और अगर साई 0 आ गया तो हमने जो बॉक्स बनाया था कि पार्टिकल उसके अंदर है, तो पार्टिकल है तो वेव होगी, और वेव होगी तो वेव फंक्शन होगा, तो इसका मतलब वेव फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता। तो अगर वेव फंक्शन 0 नहीं हो सकता और b 0 है तो a कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू 0, और अगर a 0 नहीं है, यहां पर मैं लिख देता हूं सिंस a नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर a 0 नहीं है तो इसका मतलब साइन के एल 100% 0 है। साइन के एल 100% क्या है, 0 है। और अगर ये 0 तो आप अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि अगर साइन थीटा 0 है, अगर साइन थीटा 0 है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू n पाई है। अब n यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है, निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये थीटा की जगह यहाँ पर के एल है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट के एल इक्वल टू एन पाई, और अगर के एल एन पाई के इक्वल है तो इसका मतलब के इक्वल टू एन पाई अपॉन एल के इक्वल है ना। और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन हो गई, 4 तो पहली हो चुकी थी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन डाल रहा हूं, दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, आप जरा ध्यान दें आगे, देखिए हमें कैलकुलेट करनी थी एनर्जी किसकी, पार्टिकल की। अब एनर्जी देखो यहां से मान के चलिए कि बस आपके पास एनर्जी आ गई, देखो कैसे, ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू ऑलरेडी एक बार पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं, फाइंड नहीं कर चुके, मान चुके हैं। k की वैल्यू ये होती है 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 में, तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम k की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट k इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन थी, 1,
तो k को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप k को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 1 हमारे पास इक्वेशन थी 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, 2me अपॉन में h क्रॉस का स्क्वायर इक्वल टू में k, और k का करना है होल स्क्वायर, n पाई अपॉन l, k स्क्वायर था ना तो n पाई अपॉन l का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, देखो अब यहां पर ये जो h क्रॉस है, हमने लास्ट लेक्चर में जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने क्या करा था, 2 पाई अपॉन h के प्लेस पर h क्रॉस को पुट करा था, याद आ रहा है, 2 पाई अपॉन h की जगह इसको पुट करा था, तो वापस पुट कर देते हैं। तो यहां पर मैं h क्रॉस की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं, 2 पाई अपॉन, ध्यान दीजिएगा 2 पाई h क्रॉस है ना, तो ये हमारे पास, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, 2me अपॉन h क्रॉस, हाँ h क्रॉस हमारे पास, ये हमारे पास आ गया k n पाई अपॉन l, हाँ h क्रॉस को हमने पुट किया था h अपॉन 2 पाई, ये पुट किया था हमने h क्रॉस के प्लेस पर, बात समझ में आ रही, h क्रॉस के प्लेस पर। चलिए तो देखिए यहां पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, h क्रॉस की जगह अगर हम h अपॉन 2 पाई पुट करते हैं, h अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इस होल स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूं तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, यहां पर देखिए 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो यहां से मेरे पास आएगा 2me इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब ये एच क्रॉस नहीं है, केवल एच है, प्लैंक कांस्टेंट, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल ई, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहां से हम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को फाइंड करते हैं, तो देखिए ई कितना आएगा, ध्यान देंगे, ई इज इक्वल टू देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे देखो क्या क्या आएगा, ये तो दोनों ऊपर चले गए, 2m नीचे चला जाए और 2 4 जा 8, पहली बात तो 8 आएगा, m आएगा और l स्क्वायर आएगा, 8ml स्क्वायर, 8ml स्क्वायर, और यही हमारा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का फॉर्मूला है और इसको हमें करना था कैलकुलेट। अब यहां पर जो ये n है, n की वैल्यू क्या होगी, n कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5। अब यहां पर चलिए मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पर जो n है वो एक्चुअल में स्टेट है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 होगी, यानी कि n नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। और अगर n नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है तो हम यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर हमारे पास जो n पाई होगा, n पाई हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n पाई प्लस माइनस में n पाई होगा, क्योंकि यहां पर n एक्चुअल में नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जब यहां पर इसको पुट करेंगे तो प्लस माइनस का स्क्वायर, आप प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो आएगा तो सेम ही, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई, बस यहां पर आप प्लस माइनस लिख सकते हैं क्योंकि n यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, और ये जो फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी का आया है, इस फॉर्मूले से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। किसमें है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो मैं यहीं पर देखिए आगे लिख देता हूं, देखिए यहां पर अब ध्यान दीजिए, वेयर वेयर n इक्वल टू, यहां पर जो n है, वेयर जो n है उसकी वैल्यू 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी कि यहां पर ये नेचुरल नंबर है। और अगर ये नेचुरल नंबर है तो जरा ध्यान दीजिएगा, हेंस हेंस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इन द डिस्क्रीट फॉर्म, हेंस एनर्जी
ऑफ द पार्टिकल इज इन डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है ना, पार्टिकल की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। और अगर मैं यहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या आएगी। अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो E1 कितना आएगा, n को अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो E1 आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर, ये E1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं E2 को फाइंड करूं, E2 को अगर मैं फाइंड करूं, देखिए E2 कितना आएगा, n की जगह 2 रख दो तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आएगा 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी E1 E2। और आगे चले, अगर मैं और यहां पर कैलकुलेट करूं E3, तो E3 देखो कितना आएगा, n की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9h स्क्वायर अपॉन 9h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, है ना, 8ml स्क्वायर। और आगे जाए तो और आगे आप E4 कैलकुलेट कर सकते हैं या 16 आ जाएगा, E5 कैलकुलेट कर सकते हैं 30 आ जाएगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, क्या चीज, कि ये जो हमारे पास आई एनर्जी है पार्टिकल की, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है। किसमें है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। और यहां पर जो E1 E2 E3 है, इन्हीं को हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। क्या कहते हैं इनको, आइगन वैल्यूज। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेयर हेयर E1 कॉमा E2 E1 कॉमा E2 E1 कॉमा E2 कॉमा E3 डैश डैश डैश, ये जितने भी हमारे पास एनर्जीज हैं, है ना, डैश 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 आर नोन एज आइगन वैल्यूज। ये क्या है, आइगन वैल्यूज है। बोलो बात समझ में आ रही है, दीज आर नोन एज आइगन वैल्यूज। अब आगे देखिए, ये हमारे पास है आइगन वैल्यूज। चलिए आइगन वैल्यूज, अब आगे देखिए। तो आइगन वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, और हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमसे आइगन वैल्यूज को पूछा जाता है। तो अगर आपसे केवल आइगन वैल्यूज पूछी है तो आप इस डेरिवेशन को यहां तक करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, अगर आपसे आइगन वैल्यू या आइगन एनर्जी पूछी है पार्टिकल की तो आप इस डेरिवेशन को यहां तक करेंगे। लेकिन आइगन वैल्यूज के साथ साथ आइगन फंक्शन भी पूछा जाता है, और आइगन फंक्शन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आइगन फंक्शन है। लेकिन इस आइगन फंक्शन में अभी हमने k की वैल्यू पुट नहीं करी है, तो k को पुट कर देते हैं। अभी हमारा a कैलकुलेट नहीं हुआ तो a को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, पुट k इन इक्वेशन नंबर 4, है ना। हम k की वैल्यू को फाइंड कर चुके थे, k कितना आ रहा था हमारे पास, n पाई अपॉन l। तो इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट k इन इक्वेशन नंबर 4, पुट k इन इक्वेशन नंबर 4। तो ध्यान दीजिए, मैं k को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने जा रहा हूं, और फोर्थ है हमारे पास साई इक्वल टू a, साई इज इक्वल टू a साइन k की जगह पुट करेंगे n पाई अपॉन l, यानी कि n पाई x अपॉन l हो जाएगा। और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर कहां तक हमारी नंबरिंग हो गई थी, 5 तक। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है, ये क्या है, आइगन फंक्शन। क्या है ये, आइगन फंक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है, आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहां तक करेंगे। लेकिन कई बार पूछा जाता है नॉर्मलाइजेशन आइगन फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन आइगन फंक्शन। उसमें क्या करना है, आपको इस k की वैल्यू को भी फाइंड करना है। अब हमारे पास इस a कांस्टेंट को भी फाइंड करना है, और ये a कैसे फाइंड होगा, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब देखिए क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। तो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन या यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। देखिए लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था
फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, है ना, या बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। और वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल की स्पेस में फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी पार्टिकल को स्पेस में फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है साई के मॉड का स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी फंक्शन, dx इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पार्टिकल को स्पेस में फाइंड आउट करने की। बोलो बात समझ में आ रही है? भाई स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो नॉर्मलाइज, इसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि यहां तो एक ही डायमेंशन की बात हो रही है, यहाँ स्पेस की बात नहीं हो रही, यहां तो एक डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब आप एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये स्पेस में था, तीनों डायरेक्शन थी, इसलिए यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन हुआ, है ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन। लेकिन जब आप एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो केवल सिंगल इंटीग्रेशन होगा। तो अगर मैं इस नॉर्मलाइज कंडीशन को 1D के लिए यूज करूं तो 1D के लिए हो जाएगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। तो ये होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ साई का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, ये मेरी नॉर्मलाइजेशन क्या है, कंडीशन है। अब देखो आगे, और साई की वैल्यू हमारे पास है, ये लिखिए, इसको वहां पर उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट भी लगा लेते हैं। जो हमारा पार्टिकल है वो 0 से एल के बीच में है, 0 से एल के बीच में, तो यहां पर हमें लिमिट लगानी होगी 0 टू एल, 0 टू एल, ये लीजिए। अब यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो यहां पर वैल्यू को पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से एल, और ये हमारे पास साई की वैल्यू, वहां पर हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू में 1। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना था, तो ए स्क्वायर और साइन का स्क्वायर बन जाएगा। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आप अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। भाई ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको मालूम है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और dx। तो पहले आपको साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करना होगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, या यहाँ पर अगर देखिए फॉर्मूला आप कैसे याद रखते थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा। इसी फॉर्मूले का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, फॉर्मूला मैं लिख भी दूंगा। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो 0 से एल, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल देंगे, या पहले चलिए बाहर निकाल ही देते हैं इसको। ए स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर, 0 टू एल 1 माइनस कॉस 2, यहां पर 2 आएगा, 2n पाई एक्स अपॉन में एल, और डिवाइडेड बाई 2। तो मैं एक काम करता हूं, उस 2 को बाहर लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने यहां पर फॉर्मूले का यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। वैसे मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद होगा पहले से ही, क्योंकि cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, और आप अच्छे से जानते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला भी यही है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा की बहुत सारे फॉर्म होती है फॉर्मूले की। चलिए अब यहां पर इसको मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं बहुत आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं अब, है ना। देखिए जरा, ए स्क्वायर 2, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा x माइनस कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन साइन 2n पाई x अपॉन l, है ना। और आप जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, ये आपको मालूम है। अब उसके बाद यहां पर देखिए, ये जो थीटा यानी कि एंगल का जो कोफिशिएंट है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिवाइडेड बाई 2n पाई अपॉन में l। बोलो बात समझ में आ रही क्यों हुआ ऐसा। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि
अगर आप cos टू थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो sin टू थीटा अपॉन 2 होता है। इंटीग्रेशन में 2 कहां चला जाता है, डिवाइड में। तो इसी तरह से यहां पर थीटा का काम x कर रहा है, x का कोफिशिएंट डिवाइड में भी आएगा। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से l, 0 से l। बस अगले स्टेप में भी इसका आंसर आएगा, देखो कैसे। अब मुझे लिमिट लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, इक्वल टू में 1 यहां पर चल रहा है, इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1। नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट में अप्लाई करता हूं, x की जगह मैं यहां l पुट करूंगा। देखिए अपर लिमिट लगा रहा हूं मैं, तो यहां l आ जाएगा, l माइनस l माइनस। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर x की जगह l पुट करता हूं तो l से l कट जाएगा और ये आएगा साइन 2n पाई। और आप जानते हैं कि साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब ये 0 आएगा। क्यों आएगा 0, समझ में आ गया? क्योंकि ये l से l कट जाएगा, 2n पाई बचेगा, और साइन 1 पाई 2 पाई 2n पाई 3n पाई सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो चलिए 0 आ गया। नाउ माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट क्या है, 0 है। आप x की जगह यहाँ 0 पुट करोगे, ये भी 0 हो गया, यहाँ पुट करोगे ये भी 0 हो गया, यानी कि 0 माइनस 0 आएगा, कुछ बचा ही नहीं। 0 माइनस 0 ये हमारा हो गया, और इक्वल टू में 1। तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर एल अपॉन में 2 इक्वल टू में 1, और ये 2 उधर जाएगा, तो ए स्क्वायर एल इक्वल टू में 2। और यहां से अगर मैं ए स्क्वायर को फाइंड करता हूं तो ये 2 अपॉन एल आएगा, और यहां से अगर मैं ए को कैलकुलेट करूं तो अंडर रूट में 2 अपॉन एल आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां तक तो हो गया हमारा, ए की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को उठा करके कहां पुट करेंगे, यहां पर इक्वेशन नंबर 6 में, और आपको मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, है ना, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, या कह सकते हैं आप नॉर्मल आइगन फंक्शन। तो पुट ए इन इक्वेशन नंबर 6। तो मैं ए को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रहा हूं, है ना, ए को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रहा हूं। तो साई इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे रूट 2 अपॉन एल, अंडर रूट 2 अपॉन एल, और साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो एक्चुअल में आपका फाइनल आइगन फंक्शन ये आएगा, है ना, ये क्या है, फाइनल आइगन फंक्शन या नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन। बात समझ में आ रही, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। बोलो बात समझ में आ गई? और आइगन फंक्शन, देखो हमने आइगन फंक्शन भी फाइंड कर दिया, हमने आइगन वैल्यूज भी फाइंड कर दी हैं। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, हमारा डेरिवेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा कुछ और आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर मैं आपको एक बार फिर से बताऊं शॉर्ट में, तो कुछ नहीं करना, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये तो पोटेंशियल फंक्शन है, आप लिख ही देंगे इसको देख के। फिर आपको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का यूज करना है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करना है, और उसके बाद इसको पहले डेल को चेंज करके डी में चेंज करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, है ना। उसके बाद फ्री पार्टिकल के लिए वी को 0 कर देंगे। फिर आपके पास यहाँ पर जो क्वांटिटी है इसकी जगह के स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी सेकंड ऑर्डर की। इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगानी है, तो हमने बाउंड्री कंडीशन लगा दी, हमारे पास बी इक्वल टू 0 आ गया। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी इसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ए और के को कैलकुलेट करके या वापस पुट करना है ना, आइगन फंक्शन। तो पहले हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन, और यहां से सेकंड बाउंड्री कंडीशन जब हम लगाते हैं तो यहां से हमें के की वैल्यू मिल जाती है। आप क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और यहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो आपने यहां पर देखा जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, क्योंकि एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप चाहें तो इसको यहां पर ई एन लिख सकते हैं, है ना, कि क्या लिख सकते हैं, ई एन।
तो आपके पास ये En आ गया, n की वैल्यू 1 2 3 है, इसका मतलब पार्टिकल की एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है और E1 E2 E3 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी भी है एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास E1 E2 E3 है, यही हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज है पार्टिकल की। अब उसके बाद k को वापस पुट करा हमने इक्वेशन नंबर 4 में, तो वहां से हमें आइगन फंक्शन मिल गया और हमने वहां पर k की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारा पहले से आइगन फंक्शन है, अब यहाँ पर आइगन फंक्शन थोड़ा मॉडिफाई हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन का यूज करा और यूज करके a की वैल्यू को फाइंड करा और a की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने वापस पुट कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल आ गया। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपको करा देता हूं ना। ग्राफ ऑफ एनर्जी लेवल, वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इनका ग्राफ हमसे पूछा जाता है। तो कैसे बनेगा इनका ग्राफ, तो ग्राफ की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ग्राफ ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास जो पार्टिकल की एनर्जी है ना, पार्टिकल की जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है, En इक्वल टू, तो यहां पर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, वी नो दैट, यहां पर पार्टिकल की एनर्जी लेवल की बात हो रही है, तो सबसे पहले पार्टिकल की एनर्जी लिख लेते हैं। तो पार्टिकल की एनर्जी होती है En इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml²। ये हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला है। यहां से हम पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे E1 निकाल सकते हैं। E1 कितना आता है हमारे पास, अभी हमने फाइंड भी किया था थोड़ी देर पहले। तो E1 हमारे पास यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर अपॉन 8ml²। बोलो बात समझ में आ गई। E2 निकालूंगा तो कितना आएगा, E2 आ जाएगा 4h² अपॉन 8ml²। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, h² अपॉन 8ml², अगर मैं यहाँ पर इतना पार्ट देखूं, ये वाला पार्ट देखूं, अगर मैं देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को ध्यान से देखूं, तो ये तो मेरा E1 है, क्या है, E1। तो क्या मैं यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं, E2 जो होगा वो 4 टाइम्स होगा E1 के, है ना, 4 टाइम्स होगा E1 के। इसी तरीके से और आगे अगर हम बढ़े तो हम और भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। देखो ध्यान देना जरा, तो ये तो E2 आ गया, अब मैं E3 निकालता हूं। E3, अगर आप E3 को देखो तो यहां पर 9 आएगा h² अपॉन 8ml²। अगेन अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो वापस E1 की वैल्यू है। तो क्या मैं इसको यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, 9E1। सिमिलरली आप आगे भी E4 कैलकुलेट कर सकते हैं। E4 4 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 16 आएगा यहाँ पर, 16h² अपॉन 8ml²। इसी तरह से आप यहाँ पर E5 निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा E5 मतलब देखिए n² था ना हमारे पास, हाँ, तो 3 रखा 9 हो गया, 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और अगर मैं यहाँ पर, हाँ 4 रखा, अब यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25h² अपॉन 8ml²। तो ये अगेन E1 है। बोलो बात समझ में आ रही है, आपको कुछ नहीं करना, n की जगह 1 2 3 4 पुट करते जाना है। 1 पुट करेंगे ये आएगा, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो कितना आ गया, यहां पर भी पुट करना। तो देखो कितना आ जा रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 16E1, ये हमारे पास आ जाएगा 25E1। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो दो, एक्चुअल में E1 E2 E3 क्या है, ये पार्टिकल का एनर्जी लेवल है ना। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, यानी कि दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल के बीच में कितना गैप है, तो E2 माइनस E1 करूंगा तो ये 3E1 आएगा। कितना आ जाएगा, 3E1। सिमिलरली अगर मैं E2 माइनस, सॉरी, E3 माइनस E2 करता हूं,
E3 माइनस E2 अगर मैं करता हूं तो E3 कितना है 9E1, ये कितना है 4E1, माइनस करेंगे तो आएगा 5E1। सिमिलरली अगर मैं E4 माइनस E3 करता हूं, E4 माइनस E3 तो 16 में से 9 को माइनस, E4 कितना है 16 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 7E1 आ जाएगा, 7E1। सिमिलरली अगर मैं E5 माइनस E4 करता हूं, E5 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9E1 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, है ना। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल की एनर्जी लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी चीज का यूज करते हुए हमें एनर्जी लेवल का ग्राफ बनाना है। तो अब देखिए ग्राफ मैंने सारे बना रखे हैं ऑलरेडी। नाउ इट इज क्लियर दैट द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेट इज नॉट कांस्टेंट। जो दो कंसेक्यूटिव स्टेट के बीच में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज होती जा रही है ना। ना कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड दैट द एनर्जी लेवल आर नॉट इक्वली स्पेस। इसका मतलब ये बात कंफर्म होगी तो दो एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस नहीं होंगे। देखो देखो यहाँ पर एनर्जी लेवल का स्पेस कम है, ये बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। तो ये हमारा होता है एनर्जी लेवल का ग्राफ। देखो ग्राफ ऑफ एनर्जी लेवल, तो ये वाला जो पहला वाला ग्राफ है ये एनर्जी लेवल का ग्राफ है। बोलो बात समझ में आ गई? किसका ग्राफ है? एनर्जी। हमें तीन ग्राफ बनाने थे, वेव फंक्शन का ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ और एनर्जी का ग्राफ। तो ये हमारा एनर्जी का ग्राफ हो गया। बात समझ में आ गई ना। देखो यहाँ पर n इक्वल टू 1 में इतनी एनर्जी थी, जब n इक्वल टू 2 पुट करा तो एनर्जी इंक्रीज हो गई, 3 पुट करा और ये जो गैप है बढ़ता जा रहा है। ये गैप क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पर जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये E1 है और ये E2 है। तो E2 माइनस E1 अगर इतना है तो E3 माइनस E2 इतना है, E4 माइनस E3 और ज्यादा हो गया, जैसा कि हम यहाँ से देख भी सकते हैं। अब हमें क्या करना है? वेव फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अच्छा वेव फंक्शन की बात यहाँ पर हो रही है। अगर मैं वेव फंक्शन के फॉर्मूले की बात करूं, हम वेव फंक्शन का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, अंडर रूट 2/L साइन n पाई x/L। तो अब यहाँ पर जरा वापस आते हैं। वेव फंक्शन, अगर मैं यहाँ पर वेव फंक्शन का फॉर्मूला लिखूं तो वेव फंक्शन का फॉर्मूला है हमारा साई इक्वल टू अंडर रूट में 2/L साइन n पाई x/L। ये हमारा वेव फंक्शन का क्या है? फॉर्मूला है, आइगन फंक्शन। देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखना। इसका मतलब वेव फंक्शन में साई में जो ग्राफ बनेगा वो साइन का ग्राफ बनेगा। साइन का ग्राफ मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को बनाना आता होगा, है ना। बहुत आप लोगों ने बनाया होगा। इस तरह से बनता है, ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होगा, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है ये ग्राफ, सबको पता होगा। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में साइन का ग्राफ बनाना सभी लेवल पे। देखो अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दूंगा, n की जगह पर 1 पुट कर दूंगा और x की जगह पर l पुट कर दूंगा तो साइन पाई आएगा। आप सबको मालूम है साइन का पीरियड 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई। देखो यहां से यहां तक ये 2 पाई है, तो अगर ग्राफ 2 पाई के बीच में बनता तो ये यहां से यहां तक का ग्राफ बनता। लेकिन यहाँ पर तो x l से l कट जाएगा, n की जगह 1 आएगा, पाई बचेगा केवल। तो पाई बचेगा तो इसका मतलब इतना ही ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों के बीच में केवल इतना पार्ट बनेगा। देखो मैंने इतना ही पार्ट बनाया है। बात समझ में आ गई? अच्छा उसके बाद अगर आप यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देंगे, देखो x की जगह तो l ही पुट करना है सब जगह, तो l से l तो कट जाएगा। अगर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 पाई आएगा, यानी कि साइन 2 पाई आ गया। और पीरियड कितना होता है? 2, साइन का पीरियड भी 2 पाई होता है। तो इसका मतलब इस बार जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ तक का ग्राफ बनेगा। और ध्यान रखना यहाँ तक का ग्राफ बनना इन्हीं दो के बीच में है। तो देखो इतना इतना ग्राफ बना हुआ है यहाँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ n की जगह 3 पुट कर दूंगा तो 3 पाई हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 3 पाई मतलब यहाँ तक का ग्राफ बनेगा। देखो ये यहाँ तक का बना हुआ है। अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो 4 पाई हो जाएगा, मतलब यहाँ तक का ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ तक का ग्राफ बनेगा। ऐसे ऊपर आप बढ़ा सकते हैं कितना भी। बात समझ में आ रही ना। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो जो लास्ट वाला ग्राफ है वो कैसे बना होगा। भाई यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। अब एक बात बताओ, अगर ये साइन का ग्राफ है और आप इसका स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? कुछ नहीं अंतर आएगा।
देखो स्क्वायर होने की वजह से ये जो निगेटिव वाला पार्ट था ये भी ऊपर चला जाएगा, मतलब ये पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे बनेगा। ये वाला पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। ये दोनों पोर्शन ऊपर चले जाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारे तीनों ग्राफ होते हैं। ये एक दो बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं ग्राफ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का जो डेरिवेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। जो ग्राफ थे वेव फंक्शन के, एनर्जी लेवल का और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, वो ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल कभी कभी 7 मार्क्स में अलग से पूछ लिए जाते हैं या फिर किसी डेरिवेशन के साथ में आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है डेरिवेशन भी होगा और साथ में न्यूमेरिकल भी होगा, तो क्वेश्चन कई बार बहुत लेंथी भी आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, इसके बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं। एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं, और ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। कभी कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिर से लिख दी है। आपको याद होगा जब हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ रहे थे तो उस समय भी ये वैल्यूज हमें वहां पर इनकी जरूरत पड़ी थी, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। तो इनको आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे ज्यादातर मैंने देखा है कि क्वेश्चन जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो वहां पर ये वैल्यू मेंशन होती है क्वेश्चन के साथ, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी साथ में दी गई है तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर बाउंड है, विच हैज विड्थ। ये उसकी विड्थ है पोटेंशियल बॉक्स की। इसका मतलब ये विड्थ का मतलब क्या है, पोटेंशियल बॉक्स की लेंथ है एल। एल की वैल्यू आपको गिवन है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल बॉक्स की लेंथ गिवन है एल। कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं, यहां पर ये वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इसी वैल्यू को ऐसे भी दे सकते थे, 2.5 एंगस्ट्रॉम। और आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। 10 की पावर -10 मीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एल हमारा 2.5 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता था, हम इसको कन्वर्ट करते तो वापस यही आ जाता। चलिए आगे देखें, पूछा क्या हमसे, एज्यूमिंग द हाइट ऑफ द बॉक्स टू बी इनफाइनाइट। तो वैसे भी पोटेंशियल बॉक्स की जो हाइट होती है वो हमें मालूम है कि हम इनफाइनाइट ही लेते हैं। कैलकुलेट द लोएस्ट परमिटेड एनर्जी वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द लोएस्ट टू परमिटेड एनर्जी वैल्यू, यानी कि टू लोएस्ट परमिटेड एनर्जी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब आपको E1 और E2 फाइंड करना है। भाई लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट का मतलब क्या है, सबसे लो E1 है, फिर उसके बाद E2 है, तो ये दोनों लोएस्ट हो गई। तो हमें E1 निकालना है। देखो अगर आप E1 निकालोगे तो E2 तो 4 टाइम्स होता है E1 के ही, तो आपको केवल E1 निकालना है, E2 तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और E1 का फॉर्मूला क्या होगा, h²/8ml²। मतलब आप इसी फॉर्मूले को याद रखो, ऐसा नहीं कि सब याद रखें, एन की जगह वैल्यू पुट करते चले जाओ बस। चलिए, तो यहां पर हमें एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं जब आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें मास भी आएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पहले आप उसको लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम यहां पर मैंने दे दिया है। ठीक है ना, याद कर लेना इसको, और मुझे लगता है वैसे सबको याद होगा। और क्या चाहिए हमें, और हमें एच चाहिए, एच भी तो आएगा उसमें, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड ये लिखा है ना। अब यहां पर मैं एक चीज आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। अगर आप देखेंगे एच की जो वैल्यू है ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हुई है, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे यहाँ पर 6.63 मैंने लिखा है, कई जगह पर 6.62 लिखा होगा, कई जगह पर 6.626 लिखा होगा। तीनों वैल्यू ठीक है, लेकिन तीनों से आंसर वेरी कर जाता है, तीनों से आंसर वेरी कर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर में आपके थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, और उसका रीजन क्या है, एच की वैल्यू। बात समझ में आ रही है ना, एच की वैल्यू। अगर मान लीजिए आप 6.63 लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको बुक में दिया है 6.62, तो आपका बुक के क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। चलिए 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ये सब हमें गिवन ही है। वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं भी गिवन तो आपको याद है, तो गिवन है आपको ना। आपको एनर्जी निकालनी है, तो आप यहां पर लिखेंगे वी नो दैट इक्वल टू ई, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितना होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml²। बस अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे ही आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, नहीं तो स्पेस कम रह जाएगा। इसको दोबारा लिख देता हूँ, h की वैल्यू, है ना। देखिए जरा, h कितना है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। चलिए अब यहां पर मैं वैल्यू को पुट करता हूं, वैल्यू को मैं यहां पर क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखो ई एन को अभी मैं नहीं पुट कर रहा हूं, एन को बाद में पुट कर लेंगे। एच हमारे पास है, पुट करेंगे तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 का होल डिवाइडेड बाय देखिए 8 m कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू एल स्क्वायर, एल हमें गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। ये मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। इसको पुट करने के बाद जब आप यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो बहुत आसान है। जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ऊपर 6.63 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर। इसको आप पावर को छोड़ दीजिए, पावर को एक साथ ले लेना सबको। तो 6.63 का स्क्वायर आप करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक। जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 8 से भी डिवाइड करना है, 9.1 से भी डिवाइड करना है और 2.5 से 2 बार डिवाइड करना है क्योंकि स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। तो ऐसा करने से मैं आपको बताता हूं आपको क्या मिलेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर अगर ऐसा करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, 6.63 का। चलिए मैं आपको देखो यहां पर 6.63 का मैंने किया स्क्वायर, ये 43.9 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से, ठीक है, मेरे पास आ रहा है 5.4 ऐसा कुछ आ रहा है। फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा 9.1 से, 9.1 से, तो मेरे पास ये 0.6038 आ रहा है। फिर मुझे 2.5 से 2 बार करना है, डिवाइड करूंगा मैं 2.5 से 2 बार, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.0966085 ऐसा कुछ मेरे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। 8 से कर दिया, 9.1 से कर दिया, 2.5 से 2 बार कर दिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 10 की पावर -34 है इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब है 10 की पावर -68 हो जाएगा, है ना। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -68, तो ऊपर 10 की पावर -68 हो जाएगा। अच्छा नीचे आ जाओ, ये 10 की पावर -10 की पावर 2 है, तो ये 10 की पावर -20 बनेगा। कितना बनेगा, -20, और ये -31 है, तो -31 और -20 हो जाएगा माइनस का 51, और जब ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी पावर 51। बोलो बात समझ में आ रही है, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से पावर बचेगी आपकी -17, -17 आपका बचेगा। ये एक बार मैं दोबारा से कैलकुलेट कर लेता हूं, शायद वैल्यू गलत थी। देखिए 6.63 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, इसको मुझे डिवाइड करना है 2.5 से 2 बार करना है ना। तो मैं इसको कर देता हूं 6.25 से। भाई 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25 होता है, तो मैंने स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसके, तो ये कितना आ गया मेरे पास, हाँ 7.033 आ रहा है। उसके बाद मुझे डिवाइड करना है इसको 9.1 से, 9.1 से, ठीक। उसके बाद डिवाइड करना है 8 से, हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 0.0966 ऐसा कुछ आएगा। ऐसा ही आपके पास भी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, इसको डिवाइड करने के बाद।
क्लियर है? ये इस तरह की वैल्यू हमारे पास आएगी और एन स्क्वायर, और साथ में 10 की पावर भी मैं लिख लेता हूं, इनटू में ध्यान दीजिएगा 10 की पावर -17, और ये आंसर मेरा आएगा जूल में। किसमें आएगा? जूल में। अब आगे देखो, इतनी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ये आपके पास जूल में आएगा, लेकिन आपको आंसर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो 1.6 से और डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.0630, ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। तो यहां पर ये वैल्यू और एन स्क्वायर है, तो यहां से ई एन की वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी? 6.04, 6.04 इंटू, हाँ 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ यहाँ पर क्योंकि 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 बन जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और साथ में भी एन स्क्वायर भी चल रहा है, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई? देखो मैंने क्या किया, यहां पर पहले डिवाइड किया तो ये आंसर मुझे जूल में मिलेगा, मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। हमसे लोएस्ट 2 परमिटेड एनर्जी लेवल्स पूछे थे, तो अब आपको यहां पर क्या करना है, E1 निकालना है। E1 मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिर यहाँ पर आप n की जगह 2 रखेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E2 आपके पास आ जाएगा। इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आपके पास आएगा 24.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास बचेगा यहां से। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी दैट अ न्यूट्रॉन, इस बार न्यूट्रॉन दिया है, कैन हैव इफ confined to move along the edge of an impendable box of length। देखिए बॉक्स की लेंथ आपको दे रखी है, तो यहां पर आपको गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन गिवन है मेरे पास यहां पर एल, एल कितना है, 10 की पावर -14 मीटर, और ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। चलिए यहाँ पर मास आ गया हमारे पास किसका, न्यूट्रॉन का। और क्या चाहिए था हमें, एच, एच तो हमें पता ही है, एच कितना होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और ये हमारे पास किलोग्राम। ये सारा डेटा हमें गिवन है। हमें क्या करना है, व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल दैट ए न्यूट्रॉन, लोएस्ट एनर्जी लेवल निकालना मतलब हमें E1 निकालना है, E1। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी का। नाउ वी नो दैट E1 is equal to n square h square upon 8ml square। बस यहाँ पर सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल पूछा है ना, तो क्या पूछा है, लोएस्ट एनर्जी, है ना। तो फॉर लोएस्ट एनर्जी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू कितना है 1, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब कुछ, यहां पर तो n है। चलिए तो E1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 का स्क्वायर अपॉन में 8 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, है ना। ये हमारे पास क्या था, मास था, 1.67 10 की पावर -27 m, और l कितना है 10 की पावर -14 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे,
तो यहां से जो E1 आपके पास आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको कैलकुलेट करके, E1 कितना आएगा आपके पास 3.28 इंटू 10 की पावर है हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर -13 जूल, ये जूल में आएगा। हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, और जब आप ऐसा करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा E1 इज इक्वल टू 5.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 6 भी आएगा, और 10 की पावर 6 अगर आपको हटाना है तो आप उसको मेगा लिख सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये 5.05 नहीं है, 2.05 है, तो 2.05 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी में वैल्यू पुट करनी है और आंसर को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन डीपीपी में भी दिए। देखिए जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमेशा अलग अलग, मतलब क्वेश्चन को पूछने का तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन करना आपको डेरिवेशन ही होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या कहा कि राइट डाउन द इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखना है, और उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, फोर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड फाइंड आउट द एनर्जी आइगन वैल्यूज, आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है ना, और आइगन फंक्शन भी फाइंड करना है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फाइंड करना, ध्यान रखना। तो ये आपको करना है। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं, होता सब कुछ यही है, बस उनमें लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब मैं ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं यहाँ पर लास्ट जो हमारे पिछले 5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के, अगर आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स में एक बार में 2 बार, एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो लगभग हमारे पिछले लास्ट 5 ईयर्स के 10 पेपर्स होंगे, 10 में से 2 बार हुआ नहीं, तो टोटल 8 पेपर, यानी कि लास्ट जो हमारे 8 पेपर्स हैं पीवाईक्यूज, वो सारे पीवाईक्यूज मैं आपको एक साथ दे दूंगा यूनिट नंबर 1 के। तो आप इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद उन पीवाईक्यूज को देखें, क्या आप उन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आपको सारे पीवाईक्यूज आते हैं, अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है। तो अब आप इस यूनिट को रिवाइज करें, नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, है ना, यूनिट नंबर 2। तो अभी आप पहले यूनिट नंबर 1 को अच्छे से तैयार करें, और अपने जो सेशनल एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर लेकर के आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।